वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक उत्तराखंड का प्राचीन राजवंश, पुरातात्विक इतिहास और अन्य चीज़ों को हमने सारा देख लिया था। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कत्यूरी और कुणिद वंश राजवंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे और उससे संबंधित जो भी राजवंश थे वो कवर कर लिया था। और आज हमारा मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम चंद राजवंश को लेकर चलेंगे। और चंद राजवंश से संबंधित ये पार्ट 1 रहेगा और हमारी आज क्लास नंबर 8 है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन जितना भी हम उत्तराखंड की हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं वो आपके लाभ पर सिद्ध हो रहा होगा। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, चंद राजवंश स्टार्ट करने से पहले पहले वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। ठीक है, तो तैमूर लंग का जो आक्रमण था, कई आपने बुक्स में पढ़ा होगा, 1399 में इन्होंने कत्यूरी साम्राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, ओके, जहाँ पर आपने जिया रानी की भी कथा सुनी होगी। ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण 1399 में घटना है। नेक्स्ट है, एक अशांति देव राजवंश था। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य के समय उसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी रणचूला कोट जो थी ये इसकी दूसरी राजधानी थी। धीरे धीरे हम इसी के क्रम में जैसे कत्यूरियों के साम्राज्य का अंत होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद राजवंश या परमार राजवंश ये भी कत्यूरियों के कहीं ना कहीं समझ लो कि एक पार्ट कहे जाते थे। तो जैसे जैसे ये कत्यूरी साम्राज्य होगा उन्हीं में से एक पार्ट निकल के चंद राजवंश भी आएगा। ठीक है, तो उसी के पैरेलल ही परमार वंश भी स्थापित हुआ गढ़वाल में। तो अब देखिए, ये कत्यूरी साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो रहा है, तैमूर लंग आक्रमण। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राजा थे जिनको पिथौरा भी कहा जाता है, तो राजा प्रीतम देव, जिनके नाम पर पिथौरागढ़ को भी स्थापना हुई थी, ये प्रीतम देव राजा थे। ठीक है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड का इतिहास है उसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों की अलग अलग राय है। ठीक है, तो एक समझ लो कि एक पुख्ता राय, कई क्वेश्चनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, कई क्वेश्चनों में आपको एक पुख्ता राय नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है कि आपको लगता है कि मैंने या हमारे द्वारा कुछ गलत बताया गया है, तो आप हमारे बारे में कोई राय बनाने से पहले एक बार उसको आंसर को हमारे से शेयर करिए, ताकि हम उसको और अच्छे से देख सकें। ज़्यादातर जो भी मैंने फॉलो किया है वो अजय रावत की बुक को ज़्यादा टारगेट करके फॉलो किया है, तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और पुख्ता प्रमाण है तो आप एक बार उनको प्लीज शेयर करें हमारे साथ। नेपाल शासक अशोक चंद ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो एक अशोक चंद का नाम सुना होगा, एक क्रांचल देव का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, क्रांचल देव के बारे में क्वेश्चन बाद में आएगा। तो 1191 में कत्यूरी के कुछ भाग पर प्रयोग अधिकार किया था। अब देखिए, कत्यूरी साम्राज्य का अंत हो रहा है और चंद राजा को किस प्रकार उदय होगा। ठीक है, अब देखिए, किस लेख के अनुसार 1223 में, ठीक है, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, अशोक चल ने कब आक्रमण किया, क्रांचल देव ने कब आक्रमण किया। ठीक है, तो अब आ गया नाम क्रांचल देव। तो दुलू या नेपाल के शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य में कब अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये किस लेख में जिक्र किया गया है, तो ये क्या है, बालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में। ठीक है, ओके, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था। ठीक है, अस्कोट जो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, तो वहाँ के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था, तो यह जो कहा जाता रजवार कहा जाता था इनको। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस बहुत पूछता है। अगला देखते हैं, निम्न में पाल वंश का शासन कहाँ था। ठीक है, ये पाल वंश इन्हीं कत्यूरों से एक टूटा हुआ वंश था। ठीक है, चंद राजवंश से पहले पहले। तो ये पाल वंश का शासन कहाँ पर था, तो ये अस्कोट में था। ठीक है, और इन्हीं के अस्कोट के ठुकराई शासकों को कहा जाता, रजवार कहा जाता, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया। अब देखिए, हमारा चंद राजवंश का संबंध इस अगले क्वेश्चन से स्थापित हो जाएगा। ठीक है, राजबुंगा किला चंपावत में किस वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, राजबुंगा में सोमचंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, राजबुंगा किला की, और चंद वंश के ये संस्थापक थे। ठीक है, तो चंद वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है। जो चंद्र शासक जो कर लगाते थे, देखिए ये वैसे तो बात का क्वेश्चन है, भू राजस्व कर व्यवस्था, प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये बात का प्रश्न है, लेकिन अभी फिलहाल आ गया है तो इसको हम लेके चलते हैं। ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिसमें करों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मूनाकोट ताम्रपत्र। ठीक है, मूनाकोट ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। ठीक है, पूरे वंश जितने भी चंद राजाओं संबंधी जितने भी राजा हुए उनकी पूरी वंशावली कौन से ग्रंथ में दी गई है या कौन से काव्य में दी गई है, तो ये काव्य है मानोदय काव्य में। ठीक है,
भरत कवि द्वारा लिखा गया मानवदह काव्य में इसकी वंशावली दी गई है। ओके, अगला देखते हैं। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है, ठीक है। जो मांडलिक राजा थे उनकी सूची से संबंधित ताम्रपत्र कौन है, ठीक है। तो ये उसको हो जाएगा वास्ते ताम्रपत्र, ठीक है। वास्ते ताम्रपत्र संबंधित ये सूची आपको मिलती है। किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत या उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई, ठीक है। तो ये आप अच्छे समझते हैं। पहले प्रारंभ में सोमचंद द्वारा राजमंगा किला की स्थापना करी थी चंपावत में, बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया चंद राजवंश के राजा द्वारा, भीष्मचंद द्वारा, ठीक है। काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ये चंपावत जनपद का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक राजधानी थी वो किस नदी के तट पर थी, तो ये थी चंपावती नदी, क्योंकि चंपावत नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चंपावती नदी कहा जाता था इसको, ठीक है। वर्तमान में चंपावती नदी विलुप्त हो चुकी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये उस समय की बात करें जब चंद शासन की बात करी जा रही है। निम्न में चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। तो सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। राजबुंगा किला का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सोमचंद के द्वारा राजबुंगा किले का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था, ठीक है। जब चंद शासक थे सोमचंद, ठीक है, तो उस समय कुमाऊं का शासक कौन था, तो ब्रह्मदेव, ठीक है। ये कत्तूरी राजवंश के अंतिम शासक भी इनको कह सकते हो। उसके बाद कत्तूरी शासक साम्राज्य समाप्त हो गया और चंद साम्राज्य स्थापित हो गए कुमाऊं में, ठीक है। किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था, ठीक है। प्रयाग के निकट झूसी का संबंध चंदों से किन्होंने बताया था, कौन से ऐसे इतिहासकार, तो ये सभी इतिहासकार जो बद्रीनाथ पांडे, वॉल्टन, एटिंगसन, सभी ने कहा था कि ये प्रयाग के निकट झूसी से ये आए थे, ठीक है। किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की गई थी, ठीक है। इसका प्रमाण इसी तरह निकलता है कि वो प्रयाग के निकट से आए थे और सोमचंद ने ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह किया था। तो इस तरीके से कहा जाता है किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट करी थी, तो ऑब्वियसली ब्रह्मदेव ने भेंट करी होगी, तो ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके। कार्की बोरा तड़ागी चौधरी ये किलेदार थे, किनके किलेदार थे, चंद शासकों के, ठीक है। तो इनको नियुक्त करने वाला कौन सा शासक था, ठीक है, तो ये शासक था सोमचंद, इनको नियुक्त करने वाला शासक हो जाएगा, ठीक है। ओके। थोड़ा सा जो पीडीएफ है ये थोड़ी सी डल आ रही है, ठीक है, इसको थोड़ा मैनेज करिएगा और ठीक है, कोई बात नहीं। मेहरा व फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाए थे, ठीक है। कार्की बोरगा तड़ागी तो आपने कई बार सुन लिया होगा। ये देखिए, मेहरा व फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति चंद शासकों ने बनाए थे, लेकिन इसमें भी डीप जाके पूछ लिया कि कौन से चंद शासक ने इनको अपना सेनापति नियुक्त किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमचंद द्वारा, ठीक है। ओके। ग्रामों में सयानों व बूढ़ों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो ये चंद राजाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन इनकी नियुक्ति का श्रेय जाता है ये भी सोमचंद को जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पीडीएफ कुछ ज़्यादा डल होगी, तो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिए प्लीज़। तो सोमचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था, मतलब सोमचंद के बाद किसने राजगद्दी संभाली, तो आत्मचंद ने इनकी राजगद्दी संभाली थी, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में रैका किसे कहा जाता था, ठीक है। तो रैका डोटी राजा, डोटी या नेपाल के जो काली नदी का क्षेत्र है वहाँ के डोटी नरेशों को रैका कहा जाता था, ठीक है। ओके। अब थोड़े पीडीएफ की क्वालिटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तीसरा चंद शासक कौन था, मतलब पहला सोमचंद, दूसरा आत्मचंद, तीसरा चंद शासक कौन था, तो तीसरा चंद शासक आपका जो लिस्ट के अकॉर्डिंग है पूर्णचंद था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यूके ट्रिपल इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भाई जिसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, तो पूर्णचंद तीसरा चंद शासक था। अगर आपके पास कोई और आपकी जानकारी इस प्रकार ऐड है तो आप प्लीज़ हमें शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित की होगी, मतलब सोमचंद द्वारा चंद वंश की स्थापना की कब की गई, अब ये अनुमानित है, ये कोई प्रमाणित नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, लेकिन फिलहाल हम अजय रावत की बुक को फॉलो करके चल रहे हैं। तो ये जो स्थापना का वर्ष है वो 1020 ईस्वी से 1025 के बीच में, ठीक है। तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल कब तक रहा, तो बहुत ज़्यादा टिपिकली पूछा गया है। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो कोई ना कोई उसका औचित्य होगा, तो ये 1066 से 1084 तक का इसका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस चंद शासक राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि बहुत जो सिंपल क्वेश्चन थे अब उनका पैटर्न खत्म हो गया, अब डीपली पूछा जाता है, ठीक है। तो इंद्रचंद ऐसे चंद शासक थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे।
निम्न में चतुर्थ चंद शासक कौन था, ठीक है, ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चतुर्थ चंद शासक कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके इंद्रचंद, ठीक है। चतुर्थ चंद शासक इंद्रचंद, जिन्होंने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक हो जाएगा। ओके, निम्न में किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने ये कहा था कि इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, तो ये इतिहासकार थे एटिंगसन के द्वारा, ठीक है। इन्हीं का व्यापार वो चीन के साथ किया करता था। अब अगला पूछा जा रहा है कि इंद्रचंद का उत्तराधिकारी कौन था, मतलब पांचवा शासक कौन था, ठीक है। तो पांचवा शासक संसार चंद, ठीक है। ये भी शायद ही आपने नाम सुना होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य राजा है जिनका कोई ना कोई कार्यकाल रहा है या कोई ना कोई उनका समझ लीजिए कि जिन्होंने कुछ कार्य किया है, ठीक है, कुछ उपलब्धि रही है, उसी को हम स्टडी करके चलते हैं, ठीक है। तो ये संसार चंद थे, पांचवें राजा आप कह सकते हो, फिफ्थ राजा थे संसार चंद और इंद्रचंद का उत्तराधिकारी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़ा आपने सुना होगा, कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा राजा जिसे कुमाऊं विलासी राजा कहा था, वीणाचंद या वीणचंद जिनको कहा जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था, ऐसा कौन सा चंद शासक था। देखिए, अब सिंपल सी बात है, जो विलासी राजा होगा जिसका राजकाज में किसी प्रकार की रुचि नहीं होगी, ठीक है, और अपने मदिरापान या उन सब चीज़ों में व्यस्त रहता होगा, ठीक है, मुजरा देखने में व्यस्त रहता होगा, ठीक है, उसी को पराजित किया होगा खस राजाओं ने। तो वीणचंद या वीणाचंद को खस राजाओं ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है, ठीक है, एक बालेश्वर अभिलेख भी है, ठीक है, क्रांचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ, तो ये जो प्राप्त हुआ था ये वर्ष 1223 में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि क्रांचल देव ने कब आक्रमण किया था, 1223, ठीक है। आप इन दोनों घटनाओं को रिलेट करके चलते हैं, 1223 में ही क्रांचल देव ने आक्रमण किया था और 1223 से ही इसका अभिलेख शिलालेख प्राप्त हुआ था। मतलब आक्रमण के समय जब इन्होंने कतुरी साम्राज्य का पतन कर दिया था या उसको अधिकार कर दिया था कुछ भागों पर, फिर वो उस अभिलेख में उसने अंकित करवाया कि मैंने इस तारीख को या इस डेट को अपने भाषा में लिखा होगा उस अभिलेख में कि हमने इसको पराजित किया। तो ये 1223 है, दोनों चीज़ों को आप रिलेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं। मांडलिक राजा मतलब तत्कालीन जो कत्यूरी साम्राज्य का जो कुछ भाग पे कब्जा करे थे उन्हीं को मांडलिक राजा कहा जाता था। तो उनके लेख में कितने मांडलिक राजाओं का उल्लेख है, तो ये जो आपका उल्लेख हो जाएगा ये 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसको अब याद करके चल सकते हैं। अगला देखते हैं, थोहर चंद का संबंध किस वंश से, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये चंद राजवंश से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर, ठीक है। पहला तो आपको ये मिल गया, रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल लेखक कौन है, डब्ल्यू फ्रेजर, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना था, ठीक है। हर्षदेव जोशी जो थे वो उनके अनुसार वो थोर चंद को चंद राजवंश संस्थापक मानते थे, ठीक है। तो इससे आपको दो बातें निकल के आई थी, एक तो थोर चंद को चंद्रराज का संस्थापक कौन मानता है, हर्षदेव जोशी, और डब्ल्यू फ्रेजर इनके आधार पर इनको मानते हैं थोर चंद को, और इनके लेखक कौन है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर। तो आपको तीन चीज़ आपके इस क्वेश्चन में निकल के आई है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझाने में सफल रहूँगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, ये लिख दिया है ब्रैकेट में हर्षदेव जोशी के अनुसार, ठीक है। अगर हर्षदेव जोशी की बात करी तो वो थोरचंद को ही आपका संस्थापक मानते हैं, ठीक है, या स्वतंत्र शासक मानते हैं। थोरचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था, ठीक है। थोरचंद का उत्तराधिकारी शासक जो था कल्याण चंद प्रथम था, ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम चंद शासक जिसकी प्रामाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने स्वयं से अभिलेख लिखा है, मतलब ऐसा शासक ही होगा जो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, ठीक है। स्वतंत्र शासक ही अपने नाम की मुद्राएं भी चलाता है, अपने अभिलेख भी लिखता है, ठीक है, अगर उसने उपलब्धियां हासिल करी हैं। तो ये अभय चंद ऐसे शासक थे जिन्होंने सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 29वें शासक पे आ गए, चंद वंश का 29वां शासक ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है, 41वां प्रश्न है। तो ये जो शासनकाल था ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, यूके पीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, और 1365 से 1420 के बीच में ये आपका शासनकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला चंद शासक जो दिल्ली के दरबार में गया था,
दिल्ली के दरबार में जाने वाला तत्कालीन मुगलकालीन शासन चल रहा था, तो दिल्ली में जाने वाला गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद को ज्ञानचंद को गरुड़ गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? ठीक है, तो ये आपका आइडिया मैंने बता ही दिया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था? ठीक है, गरुड़। ओके, तो गरुड़ जो आपका राज चिन्ह हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जिनको गरुड़ की उपाधि दी गई है, ज्ञानचंद, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन जहाँ तक मेरे को लग रहा है पटवारी वाले एग्जाम में आया था, जो पहले पहले सेशन में चला था, शायद 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो गोबासा ताम्रपत्र का संबंध हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद से, ठीक है। ओके, कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? जो पवाड़े गाए जाते हैं जो कुमाऊं के इतिहास से संबंधित, ठीक है, जो घटनाएं गीतों के रूप में गाई जाती हैं, लोक कथाएं हैं, पवाड़े जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रमुख चंद शासक कौन सा हो जाएगा? तो ये भारती चंद, ठीक है। क्यों है? क्योंकि भारती चंद ने भी डोटियों पर आक्रमण किया था, ठीक है, और नेपाल के काफ़ी अधिक क्षेत्र पर कई सालों तक उन्होंने आधिपत्य करके रखा हुआ था, ठीक है। डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था? तो अभी मैं जस्ट आपको बता चुका हूँ, भारती चंद, ठीक है। ओके, डोटी आक्रमण के समय चंद शेषा सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ पर था? ठीक है, अब डोटी आक्रमण पढ़ चुके हैं आप, भारती चंद के बारे में पढ़ चुके हैं, पवाड़ों के बारे में बात चुके हैं, लेकिन चंद सेना का प्रथम पड़ाव कौन सा था? ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन ऐसे देख के लगेगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ये कटकू नौला, ठीक है, ये काली नदी के समीप पर स्थित है, पिथौरागढ़ के पास में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 48 क्वेश्चन फर्स्ट सेशन में, आपका मान चले फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर किया चंद शासन, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ क्वेश्चन आपके लिए आपके पड़े हुए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके लिए पड़े हुए हों। तो हम इसके चंद शासन के अभी कम से कम हमने 3 से लेक्चर और लेके आएंगे, तब हमारा कम से कम ये चंद शासन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और आपके लिए ये तैयारी कैसी रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर क्वेश्चन का लेवल और अच्छा करना है या कुछ कमी लग रही है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण मतलब फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल दोनों पर आपको ये मिल जाती है, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, और साथ में आपको इसमें आंसर की भी साथ में मिल जाती है। तो ठीक है, तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। आपको आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके कोई ना कोई बहुत जल्दी से एग्ज़ाम आप क्रैक करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार अपना डेवलप करें कि आपके जो महिलाएं हैं, माता बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।